साथियों नमस्कार। नवगीत धारा के नए अंक में मैं राजा अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूं। नवगीत कविता अपनी यात्रा के लगभग 75 वर्ष पूरे कर रही है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जो कविता की विविध धाराएं निकली, उनमें नवगीत कविता बहुत प्रमुख काव्य विधा के रूप में उभर कर सामने आई और स्थापित हुई। तब से लेकर आज तक नवगीत कविता कई पड़ाव पार करके और बहुत समृद्ध हो चुकी है। साहित्य की सभी विधाओं में उनके व्यक्तिगत संकलन, साहित्यकारों के व्यक्तिगत संकलन और उस विधा के समवेत संकलनों की महत्वपूर्ण भूमिका अब तक रही है। सन 1943 में अज्ञेय ने सहयोगी आधार पर समवेत संकलन तार सप्तक का प्रकाशन किया, संपादन किया और वह अब तक भी चर्चा के केंद्र में बना रहता है। संभवतः किसी साहित्यिक विधा का यह पहला समवेत संकलन था जिसमें एक से अधिक साहित्यकारों ने मिलकर किसी कृति को प्रकाशित कराया हो, और अज्ञेय को इसलिए याद किया जाना चाहिए। नवगीत कविता लगभग अपने 75 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। नवगीत कविता की शुरुआत यानी उसके तत्व बहुत स्पष्टता के साथ निराला में दिखने लगे थे और निराला ही पहले नवगीत कवि के रूप में माने भी जाते हैं। उनके कुछ गीतों के साथ एक गीत बहुत ज़्यादा उद्धृत किया जाता है, बांधो न नाव निष्ठाओ बंधु। लेकिन जब यह गीत लिखा गया तब इसे नवगीत नहीं कहा निराला ने। सन 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह के संपादन में गीतांजलि का प्रकाशन होता है और उसमें पहली बार लिखित रूप से घोषणा की जाती है कि अब गीत नवगीत के निकाय में प्रवेश पाने को सचेष्ट है। यानी यहाँ पर बदलाव को रेखांकित ही नहीं किया जाता बल्कि नवगीत संज्ञा से अभिहित भी किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर ओम प्रभाकर के संपादन में कविता 64 आता है। इसमें नवगीत को लेकर बहुत बातें की गई, नवगीत पर बहुत सारे आलेख थे। कविता 64 के बाद जो महत्वपूर्ण काम हुआ वह डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के संपादन में 1982, 83 और 84 में क्रमशः नवगीत दशक 1, नवगीत दशक 2 और नवगीत दशक 3 का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रत्येक दशक में 10-10 नवगीत कवि लिए गए थे और यह नवगीत कविता के लिए ऐतिहासिक काम था, क्योंकि उसके बाद से फिर नवगीत बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। यानी लगभग ये कहें यहाँ पर आकर नवगीत पूरी तरह प्रतिस्थापित हो गया। यद्यपि कविता के आलोचक गीत को, नवगीत को अपनी आलोचना के दायरे में लाने से हमेशा बचते रहे। उसके बहुत सारे कारण थे, उन कारणों पर हम आज यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अन्यत्र मैं अपने आलेखों में उस पर चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। कभी अवसर मिला तो हम इस नवगीत धारा चैनल पर भी इस बात की चर्चा करेंगे। और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की नवगीत दशकों की इस योजना के बाद हम कह रहे हैं उसके पहले से ही व्यक्तिगत नवगीत संकलन तो प्रकाशित हो रहे थे, इसके बाद भी लगातार प्रकाशित हो रहे। यदि आज हम देखें तो हजारों नवगीत संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, आलोचनाएं लिखी जा चुकी हैं, शोध बहुत सारे किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं लगातार। लेकिन हम बात कर रहे हैं समवेत संकलनों की। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की नवगीत दशक योजना के बाद जो महत्वपूर्ण समवेत संकलन आए उनमें हम देखें तो डॉक्टर राधेश्याम बंधु
ने इस पर बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने 4 समवेत संकलन दिए। एक तो उनका है नवगीत और उसका युगबोध, नवगीत के नए प्रतिमान, नवगीत का लोकधर्मी सौंदर्य और नवगीत का मानवतावाद। यह संकलन अपने आलोचनात्मक आलेखों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु इस संदर्भ में एक बात रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि सारा नवगीत के उद्भव से लेकर जितना विकास हुआ, नवगीत की आलोचना पर जितना काम हुआ, नवगीत को जितना पहचाना, वो डॉक्टर राधेश्याम बंधु ने ही पहचाना, ऐसा बंधु जी कहते हैं। और सारे जितने लोगों ने कहा, इतना कहते ही नहीं है, बाकी से जिन लोगों ने काम किया है उस सारे काम को ये खारिज करने का भी प्रयास करते हैं। बस यहीं आकर उनके सारे कामों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इन चारों समवेत संकलनों में प्रकाशित आलेखों की प्रामाणिकता भी संदेह के दायरे के बाहर नहीं हो पाती, किंतु ये समवेत संकलन अपने नवगीतों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में नचिकेता जी ने गीत वसुधा और समकालीन गीत कोश के नाम से बड़े बृहत्काय नवगीत संकलन प्रकाशित किए, संपादित किए। डॉक्टर निर्मल शुक्ल ने शब्दायन, नवगीत नई दस्तकें और शब्दपदी इन नामों से बृहत्काय नवगीत संकलनों का प्रकाशन किया, किंतु ऐसे संकलनों की कुछ बृहत्काय होने के बाद भी बहुत सारी सीमाएं हो जाती हैं। जिस तरह महत्वपूर्ण नवगीत दशक थे, उतना महत्व इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं कर पाए। उसके कारण थे नवगीत दशक योजना स्वतंत्र रूप से और सुविचारित थी। वहाँ पर किस नवगीत कवि को लेना है, किसे नहीं लेना है, इसमें संपादक पूरी तरह स्वतंत्र थे। लेकिन जब हम सहयोगी आधार पर किसी संकलन का प्रकाशन करते हैं, तब संपादक के पास ये स्वतंत्रता उतनी नहीं होती है जितनी कि इस बात को लेकर वो चैतन्य रहता है कि इसमें अधिक से अधिक नवगीत कवि आ जाए और हमारा संकलन थोड़ा मोटा हो जाए। एक तो ये बात होती है। दूसरी, जब कुछ संपादक 10, 12, 15 नवगीत कवियों को लेकर संकलन का प्रकाशन करते हैं, तो उसमें एक सीमा हो जाती है कि जो उनके नज़दीक के लोग होते हैं, जहाँ तक उनकी अप्रोच होती है, वो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी वह अपने परिदृश्य का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद और क्या काम होता है। नई सदी के नवगीत डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के संपादन में नई सदी के नवगीत का 5 खंडों में प्रकाशन हुआ। यह 2015, 16, 17, 18 इस अवधि में इनका प्रकाशन हुआ। और यहाँ पर संपादक पूरी तरह स्वतंत्रता से नवगीतकारों का चयन करते हैं। प्रत्येक खंड में 15-15 नवगीत कवि हैं और सबकी 15-15 नवगीत कविताएं हैं। यानी किसी नवगीत कवि के मूल्यांकन के लिए वहां पर पर्याप्त आधार भी बनता है। तो इस दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। तो उस कड़ी में आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। यहीं पर आगे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के ही संपादन में 101 नवगीत कवियों को लेकर 2 खंडों में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने समकालीन नवगीत संचयन का प्रकाशन किया है। अभी अभी कुछ समय पहले उस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। तो वह भी अपने आप में ऐतिहासिक काम है। और उस कड़ी में हम आगे बढ़ें तो अभी एक नई किताब आई है। शिवानंद सिंह सहयोगी जी के संपादन में है वह किताब, और उस ग्रंथ का नाम है नवगीत अर्धशतक खंड 1। जब हम खंड 1 कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इसके और भी खंड आने वाले हैं। तो
यह नवगीत अर्धशतक योजना भी अपने आप में ऐतिहासिक कही जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण कही जाएगी। क्यों कही जाएगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो नवगीत अर्धशतक खंड 1, इसकी जब बात करते हैं तो आप सोशल मीडिया के साहित्यिक समूहों की ताकत भी पहचानेंगे। उस ताकत के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक कहानीकार हैं अशोक असफल। ये असफल के नाम से कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं उनकी, उपन्यास भी उन्होंने अच्छे लिखे हैं। व्हाट्सएप पर एक समूह बना और वहाँ पर एक योजना बनी कि इससे एक पत्रिका निकाली जाए और उसका संपादन ए असफल जी ने अपने सर पर लिया और अब वहाँ से विगत 8 वर्षों से निरंतर एक त्रैमासिक पत्रिका किस्सा पोताह के नाम से प्रकाशित हो रही है और लगातार चल रही है। हर 2 वर्ष में एक वार्षिक कार्यक्रम भी करते हैं वो। तो एक उसकी ताकत ये दिखी। दूसरा, नवगीत कुटुंब के नाम से शिवानंद सिंह सहयोगी जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के नियम बनाए, बाकायदा संविधान बनाया। वहीं पर एक समिति का निर्माण किया इनने। उस समिति के माध्यम से नवगीत कवियों का चयन करके और तब नवगीत अर्धशतक का संपादन किया। यानी संपादक तो शिवानंद सिंह सहयोगी जी हैं, लेकिन नवगीत कवियों के चयन में 5 लोगों की एक अलग समिति थी इनकी, जिन्होंने नवगीत कवियों का चयन किया है। नवगीत अर्धशतक में 50 नवगीतकारों को लिया इनने। उन 50 नवगीतकारों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन मैं फिर लौट के आता हूँ जो संवेद संकलन निकले हैं। उन संवेद संकलनों में बहुत सारे संकलन जो कम लोगों के, उनकी बात करूं तो हम देखें डॉक्टर भारतेंदु मिश्र, देवेंद्र शर्मा इंद्र, योगेंद्र दत्त शर्मा, डॉक्टर रणजीत पटेल, डॉक्टर वीरेंद्र आस्तिक, इस तरह ऐसे कुछ बहुत सृजनशील और रचनात्मक मेधा के धनी साहित्यकारों ने, नवगीत के आलोचकों ने संवेद संकलन संपादित किए हैं और प्रकाशित कराए हैं। उनका भी निश्चित रूप से एक महत्व है। लेकिन हम बात कर रहे थे नवगीत अर्धशतक की। तो नवगीत अर्धशतक में 50 नवगीत कवियों को उन्होंने लिया है, 4 खंड बनाए हैं और उन 50 नवगीत कवियों की नवगीत कविताएं ये नवगीत अर्धशतक भाग 1 के रूप में प्रकाशित करें। उसका संपादन किया। नवगीत अर्धशतक खंड 1, इसका प्रकाशन हुआ अनुभव प्रकाशन, गाजियाबाद और दिल्ली में है इनका। यह कुल 360 पृष्ठ की पुस्तक है, जिसमें 50 नवगीतकारों को लिया गया है। बहुत सुव्यवस्थित संपादन किया इसका सहयोगी जी ने। 4 खंडों में इसे बांटा गया है। प्रथम खंड है इसका नवगीत की समृद्ध धरोहर। इनमें 8 नवगीत कवियों को लिया गया है जो कीर्तिशेष हो चुके हैं, अब हमारे बीच नहीं हैं। दूसरा खंड है नवगीत के वर्तमान वरिष्ठ रचनाशील, यानी बहुत वरिष्ठ नवगीत कवि जो आज भी रचनारत हैं, लगातार नवगीत लिख रहे हैं। ऐसे 14 नवगीत कवियों को इसमें शामिल किया गया है। तीसरे खंड में नवगीत के वर्तमान सांप्रतिक रचनाशील, यानी उन 14 बहुत वरिष्ठ नवगीत कवियों के बाद और जो नवगीत कवि रचनारत हैं, उनमें से 14 नवगीत कवियों को इसमें शामिल किया गया है। तत्पश्चात अंतिम और चौथा खंड है नवगीत की वर्तमान उजली आहटें। इसमें भी 14 नवगीत कवियों को शामिल किया गया है। इस तरह 50 नवगीत कवि हैं। अब इसमें जो पहला खंड है वह तो धरोहर के रूप में है। उसमें कोई
प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन अब नवगीत के वर्तमान वरिष्ठ रचनाशील जो 14 कवि लिए गए हैं, इनमें भी इस तरह की कोई संभावना नहीं है। हाँ, वर्तमान सांप्रतिक रचनाशील और नवगीत की वर्तमान उजली आर्ट है, इन खंडों में कुछ लोगों को लग सकता है कि हमें किस खंड में होना था, किस खंड में नहीं होना था। यद्यपि यह बहुत विचार करके किया गया लगता है, यानी ठीक ही है। हम देखते हैं जो हमारे नवगीत की समृद्ध धरोहर है, उसमें इन्होंने लिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, शिव बहादुर सिंह भदौरिया, राजेंद्र प्रसाद सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर और दिनेश सिंह। बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, और नवगीत में अमूल्य योगदान रहा है इनका। दूसरा खंड है नवगीत के वर्तमान वरिष्ठ रचनाशील नवगीत कवि। इनमें लिया इन्होंने महेश्वर तिवारी, गुलाब सिंह, मधुसूदन साहा, डॉक्टर शांति सुमन, मुकुट सक्सेना, मधुकर अष्ठाना, मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल, राम सेंगर, नचिकेता, वीरेंद्र आस्तिक, बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। जब ये सूची बनी थी और नवगीत कवियों को शामिल किया गया था, तब ये सभी इस खंड के शामिल 14 रचनाकार थे। लेकिन दुर्भाग्यवश महेश्वर तिवारी, डॉक्टर शांति सुमन और नचिकेता जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हैं ये नवगीत के वर्तमान वरिष्ठ रचनाशील खंड में शामिल हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका अभूतपूर्व योगदान रहा नवगीत की स्थापना में। तीसरा खंड है नवगीत के वर्तमान सांप्रतिक रचनाशील डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ, डॉक्टर निर्मल शुक्ल, डॉक्टर रमेश गौतम, शिवानंद सिंह सहयोगी, ब्रिजनाथ श्रीवास्तव, विजय बागरी, जय चक्रवर्ती, डॉक्टर अजय पाठक, डॉक्टर जगदीश व्योम, यश मालवी, रामकिशोर दाहिया, राजा अवस्थी, योगेंद्र वर्मा, व्योम। यहाँ भी बहुत सोच विचार कर चयन किया गया है और डॉक्टर निर्मल शुक्ल जरूर बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। इन्हें यदि नवगीत के वर्तमान वरिष्ठ रचनाशील खंड में रख लेते तो अनुचित नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है, लगातार लिख रहे हैं। इन्होंने जहाँ बहुत महत्वपूर्ण संवेद संकलनों का संपादन और प्रकाशन किया है, तो नवगीत के लिए समर्पित पत्रिका उत्तरायण का भी इन्होंने संपादन किया है और लगातार बहुत अच्छे अच्छे अंक, महत्वपूर्ण अंक इन्होंने दिए हैं। अब आते हैं चौथा और अंतिम खंड इसका, जिसमें शामिल हैं सर्वश्री रामनेहोट तिवारी, डॉक्टर शिवजी श्रीवास्तव, डॉक्टर रणजीत पटेल, संजय शुक्ल, कल्पना मनोरमा, अक्षय पांडे, अनामिका सिंह अन्ना, रविशंकर मिश्र, योगेंद्र प्रताप मौर्य, गरिमा सक्सेना, धर्मेंद्र कुमार मौर्य, राहुल शिवाय और शुभम श्रीवास्तव। ओम। ऐसा सुचिंतित और खंडों के रूप में वर्गीकरण और इन खंडों में लिए जाने वाले नवगीत कवियों का जो क्रम है या उसमें शामिल किए जाने वाले जो नवगीत कवि हैं, तो इतना विचार पूर्वक शायद पहली बार लिया गया है। यद्यपि बहुत विचार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने भी किया था अपने नवगीत दशक योजना में, लेकिन उनके कुछ पूर्वाग्रह थे और उस वजह से जो बहुत सारे लोग उसमें और हो सकते थे वो नहीं हो पाए। लेकिन इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि 10-10 लोगों को ही लेना था, तो यदि कुछ और लोगों को लेते तो इनमें से कुछ को निकालना पड़ता। तो बहुत सीमित जब हमारी रूपरेखा होती है तो उससे बहुत सारे लोग छूटते ही हैं। यह कोई नई बात नहीं है और वे तो होता ही है, उससे बचा ही नहीं जा सकता है। इसलिए
वो प्रश्न बेमानी हो जाता है कि किसे लिया गया किसे नहीं लिया गया। जिन्हें लिया गया वो लेने लायक थे और सही लोगों को लिया गया। ऐसा ही हम शिवानंद सहयोगी जी के संपादन में निकले नवगीत अर्धशतक के बारे में भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें ये 4 खंड में है, तो 360 पृष्ठ हैं। इनमें आप देखेंगे तो शुरू के 57 पृष्ठों में भूमिका ही है पूरी। अब भूमिका किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, 3-4 लोगों के द्वारा इसमें कुछ कहा गया है, बात की गई है। सबसे पहले जो भूमिका वाला खंड है उसमें लिखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र आस्तिक और लगभग 2-2.5 पेजों में इन्हें अपना वक्तव्य उसमें दिया है। इसके बाद गीत काव्य परंपरा में नवगीत इस शीर्षक से डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी ने 5 पृष्ठों में अपनी बात कही है और डॉक्टर भुवनेश्वर दुबे भी नवगीत चिंतन शीर्षक से अपनी बात इसमें कहते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण खंड आता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है नवगीत और नवगीत के नूपुर। इस शीर्षक से शिवानंद सहयोगी जी ने अपनी 36 पृष्ठों की भूमिका दी है। इन 36 पृष्ठों में देखें तो लगभग 25-30 के आसपास उपशीर्षक हैं। इन उपशीर्षकों के बहाने से नवगीत की पूरी परंपरा पर सहयोगी जी ने विचार किया है। उन्होंने नवगीत के उद्भव के कारण भी इसमें बताए हैं। फिर नवगीत की जो पहली पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, नवगीत की जो पहली पीढ़ी है, बहुत स्वाभाविक था कि जो लोग आए तो वो पहले गीतकार थे और वे अपने गीतों में समय के अनुसार एक परिवर्तन लेकर आए और उनके गीत नवगीत के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तो ऐसे लोगों का भी उन्होंने उल्लेख किया है कि जो पहले गीतकार थे और बाद में उन्होंने नवगीत के क्षेत्र में बहुत बढ़िया और उल्लेखनीय कार्य किया। यहाँ इन्होंने सहयोगी जी ने भी बताया है कि जो गीतांजलि है वह नवगीत का पहला समवेत संकलन है। शंभुनाथ सिंह जी के नवगीत दशकों का भी बहुत सम्मान के साथ उल्लेख करते हैं। अपने आलेख में शिवानंद सहयोगी जी ने नवगीत है क्या और नवगीत क्या है, इन 2 अलग अलग शीर्षकों से बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें कही हैं। गीत क्या है, गीत और नवगीत दोनों क्या हैं अलग अलग, दोनों में अंतर कहाँ पर होता है। इन सब के साथ इन्होंने लयता और गेयता इन दोनों को भी अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता, इस पर भी अपनी बात कही है। उसके बाद नवगीत में कितना युगबोध है, नवगीत में युगबोध की संभावनाएं कितनी हैं, कविता की मुख्य धारा में नवगीत की उपस्थिति किस तरह है। इस तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उपशीर्षकों के रूप में अपने आलेख में शामिल करते हैं सहयोगी जी और उन पर तर्कपूर्ण बातें करते हैं। और इसके बाद नवगीत की आलोचना पर भी उन्होंने बातें की हैं कि नवगीत को पहले किस तरह आलोचना में देखा गया और अब नवगीत की आलोचना किस तरह की जा रही है। नवगीत की आलोचना के क्षेत्र में कौन कौन से रचनाकार, कौन कौन से आलोचक काम कर रहे हैं, इन सब बातों का उल्लेख है, इन सब बातों की चर्चा इन 36 पृष्ठों के आलेख में शिवानंद जी ने इन सब का जिक्र किया है। और अंत में हम नवगीत अर्धशतक में शामिल नवगीत कवियों के कुछ नवगीत आपको सुनाना चाहेंगे। अब तक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहले नवगीत कवि के रूप में जाने जाते हैं, हमेशा उनका इसी रूप में उल्लेख होता है। उनका एक बहुचर्चित नवगीत देखें। बांधो न नाव इष्ठाम बंधु, बांधो न नाव इष्ठाम, बांधो न नाव इष्ठाम बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही
जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थीं फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। यह निराला का बहुत चर्चित नवगीत है और नवगीत की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। नवगीत अर्धशतक में प्रथम नवगीत कवि के रूप में निराला जी को लिया और खंड 1 के अंतिम कवि के रूप में इन्होंने लिया है शुभम श्रीवास्तव ओम। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों शुभम श्रीवास्तव का निधन हो गया, लेकिन शुभम श्रीवास्तव ने लगभग 27-28 वर्ष की आयु के भीतर ही बहुत बड़ा काम किया। हम ये कहें कुछ वर्षों में जो सबसे अधिक सक्रिय नवगीत कवि हैं उनमें शुभम श्रीवास्तव गिने जाएंगे। तो उनका एक गीत देखते हैं कि निराला के समय के गीत से और अब कितना परिवर्तन आ चुका है। शुभम श्रीवास्तव का एक गीत देखें। हर सांचे से यूं बाहर हो जाना है, हर सांचे से यूं बाहर हो जाना है, हमको हर दिन ताजा तर हो जाना है। दीवारों पर टंगे गुलाबी चित्र नहीं, दीवारों पर टंगे गुलाबी चित्र नहीं, किसी कथानक से खास चरित्र नहीं, कोई अनहद जीवन स्वर हो जाना है, हर सांचे से यूं बाहर हो जाना है। एक किला सपनों का गढ़कर हारेंगे, हम हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे। कठिन प्रश्न का प्रत्युत्तर हो जाना है, हमको हर दिन ताजा तर हो जाना है। कुछ अनचाहे अनुभव गांठ हुआ कुछ मन, कण कण में कोई अदृश्य सी ऊर्जा बन, सारी चीजों से ऊपर हो जाना है, हमको हर दिन ताजा तर हो जाना है। जहां घाव हो आंसू हो अपनापन हो, वहीं उमड़ना जहां कहीं भी जीवन हो, एक अमर पंछी का पर हो जाना है, हर सांचे से यूं बाहर हो जाना है, हमको हर दिन ताजा तर हो जाना है। बड़ा अद्भुत गीत है। जब शुभम श्रीवास्तव इसमें लिखते हैं हम हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे, निश्चित रूप से एक जंग लड़ते हुए ही शुभम हमारे बीच से गए। और इस नवगीत को आप देखें जहां बहुत व्यक्तिगत संवेदना से जुड़ा हुआ गीत है निराला का। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। वहीं यह गीत एक बहुत व्यापक परिसर को समेटता है और एक संघर्ष की बात करता है। यह कठिन प्रश्न का प्रत्युत्तर होने की बात करता है। शुभम श्रीवास्तव की एक वैश्विक दृष्टि भी है और उस वैश्विक दृष्टि पर केंद्रित एक नवगीत कविता देखते हैं हम। शांति महज प्रहसन है, जब मन हो तब खेला जा सकता है। सच तो यह है, मन का स्थायी भाव हमेशा युद्ध रहा है। शांति महज प्रहसन है, जब मन हो तब खेला जा सकता है। सच तो यह है, मन का स्थायी भाव हमेशा युद्ध रहा है। हम धरती थर्राकर खुश हैं, हम खुश हैं आकाश कंपाकर। हम खुश होते चीखें सुनकर, खुश होते हैं आग लगाकर। नहीं शिथिल हो तनिक नियंत्रण, हमें चाहिए वीटो पावर। हमने कब केवल धमकी दी, कब विरोध का ताप सहा है। मन का स्थायी भाव हमेशा युद्ध रहा है। हमने अपने प्रहसन की खातिर दूतावास बनाए। हमने किए सैन्य गठबंधन, नियमित युद्धाभ्यास बनाए। प्रोटोकॉलें दरकिनार सब, हमने रोके कहाँ परीक्षण। खुद पर लगते प्रतिबंधों को एक परत तक और तहा है। शांति महज प्रहसन है, जब मन हो तब खेला जा सकता है। सच तो यह है, मन का स्थायी भाव हमेशा युद्ध रहा है।
हम अपने ही हथियारों से लेंगे अपने प्राण, किसी दिन हम ही ध्वस्त कर डालेंगे अपने सारे निर्माण किसी दिन। कब तक हम में बचा रहेगा ध्वंस सृजन का कठिन संतुलन, कब बिगाड़ दे ठीक नहीं यह भीतर बैठा असगुनाह है। सच तो यह है मन के स्थायी भाव हमेशा, सच तो यह है मन का स्थायी भाव हमेशा युद्ध रहा है, मन का स्थायी भाव हमेशा युद्ध रहा है। आप देखें जो नवगीत शुरू होता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। वह नवगीत यहाँ आकर पूरे विश्व के संदर्भ में जो बहुत ज्वलंत समस्या है उस पर केंद्रित एक नवगीत लिखते हैं। तो नवगीत की इस विकास यात्रा को हम इस तरह समझ सकते हैं और इसे सहेजने का काम किया है नवगीत अर्ध शतक के रूप में इसके संपादक शिवानंद सिंह सहयोगी जी ने। तो उन्हें इस महत्वपूर्ण पुस्तक के संपादन और प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी तो यह पुस्तक आई है अनुभव प्रकाशन से, भविष्य में इस पर और बहुत सारी चर्चाएं होंगी। निश्चित रूप से पुस्तक नवगीत चर्चा के केंद्र में रहेगी। इस हेतु शिवानंद सिंह सहयोगी जी को और इसमें शामिल सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। नवगीत धारा के इस चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम नवगीत कविता से संबंधित सामग्री आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।